तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो एसएससी सीजीएल जीएस 2024 के क्रम में आज हम लोग एंशेंट हिस्ट्री का जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ताम्र पाषाणकालीन कृषक संस्कृति के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हड़प्पा सभ्यता से पहले और पाषाण काल के बाद जो संस्कृति आती है वो है ताम्र पाषाणकालीन कृषक संस्कृति। तो ये संस्कृति कैसी थी? ये संस्कृति थी कृषक संस्कृति थी। तो इसको हम समझेंगे। बेसिकली इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि नव पाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग जो है वो शुरू हो जाता है। तो नव पाषाण काल में जो है हमारी कृषि की शुरुआत मानी जाती है और कृषि की शुरुआत मानने के साथ यहीं से धातुओं का प्रयोग जो है वो शुरुआत हो चुका रहता है। और धातुओं में सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था? तो तांबे का प्रयोग जो है वो किया गया था। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण इन संस्कृतियों को क्या कहा जाता है? इन संस्कृतियों को कहा जाता है ताम्र पाषाणिक या कैल्कोलिथिक। ठीक है ना। यानी पत्थर और तांबे दोनों का कंबाइन जब हमने यूज करना स्टार्ट किया तो उसको बोलते हैं ताम्र पाषाणकालीन या कैल्कोलिथिक पीरियड जो है, इसको जो है वो कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। ठीक है ना। इन दोनों का मतलब क्या हुआ? पत्थर और तांबे के उपयोग की जो है वो अवस्था, इसको क्या बोला जाता है? ताम्र पाषाणिक कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि तकनीक की दृष्टि से ताम्र पाषाणिक अवस्था जो है हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले आती है। ठीक है ना। यानी पाषाण काल के बाद और हड़प्पा सभ्यता के पहले जो है ये संस्कृति हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ताम्र पाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर व तांबे की वस्तुओं की प्रयोग जो है वो किया करते थे। यानी किसका किया करते थे? पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। वे मुख्यतः ग्रामीण समुदाय, यानी ये क्या थी? ग्रामीण समुदाय यानी ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये ग्रामीण समुदाय बनाकर जो है वो जीवन यापन किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत में ताम्र पाषाणिक अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र के पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्वी भारत में जो है इसको पाया जाता है। ये सारी बस्तियां जो हमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तथा दक्षिण पूर्वी भारत में जो है यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार और गुलंद ये पुरा स्थल बनास घाटी के सूखे अंचलों में मिलता है। राजस्थान के जो है वो बनास घाटी के ये सबसे सूखे अंचलों में जो है आहार और गुलंद जो है ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पश्चिमी एमपी यानी मध्य प्रदेश के मालवा में कायथा और एरण नौदा टोली स्थल जो नर्मदा के तट पर है। किसके है? नर्मदा नदी के तट पर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो पश्चिमी महाराष्ट्र में सबसे विस्तृत, यानी महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड में जो है सबसे विस्तृत उत्खनन हुआ। इसमें कौन कौन से जिले? अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। ठीक है ना। कौन कौन से? जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। उसके बाद पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव और इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, ये सभी जो है पूरा स्थल किस संस्कृति के हैं? ये जो है वो जोरवे संस्कृति के हैं। ठीक है ना। कभी भी पूछे, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछता रहता है, ये किस संस्कृति के हैं? तो जोरवे संस्कृति के हैं। अगर इनके मृद भांडों की बात की जाए यानी इनके बर्तनों की बात किया जाए कि इन्होंने कौन कौन से बर्तन का उपयोग किया, तो ताम्र पाषाण काल के लोग विभिन्न प्रकार के मृद भांडों का प्रयोग करते थे। इनमें एक किस्म के बर्तन, इसमें जो एक किस्म के बर्तन थे वो कैसे थे? काले व लाल रंग के। ठीक है ना। जिसका इनका प्रयोग लगभग 2000 ईसा पूर्व से व्यापक तौर पे होता है। तो बर्तन का कलर कौन सा था? काले व लाल रंग के। तो बच्चों ताम्र पाषाणकालीन कृषक संस्कृति में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है वस्त्र निर्माण, यानी वहां पे कपड़ों का निर्माण वगैरह कैसे किया जाता था, वो किस तरह के वस्त्र जो है पहनते थे। तो मालवा यानी एमपी में चरखे और तकली मिली है। ठीक है। महाराष्ट्र में जो है वो कपास और सन और सेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि यह लोग जो है वस्त्र निर्माण से जो है वो परिचित थे। यानी चरखे मिले हैं मालवा में, तकलियां मिली, महाराष्ट्र में कपास मिला है, सन मिला है, सेमल मिला है, जिसे रुई के धागे वगैरह जो है वो बनाए जाते थे। इससे क्या पता चलता है? ये वस्त्र निर्माण वगैरह जो है बहुत भली भांति जो है वो जानते थे।
नेक्स्ट जो है नोट देखते हैं। नोट ये है कि ताम्र पाषाण अवस्था में अनाज, भवन, मृदभांड आदि में जो क्या है वो क्षेत्रीय अंतर हमें दिखाई देता है। वो हमें वहां पे क्षेत्रीय अंतर जो है वो हमें अनाज में, भवन में, मृदभांड में, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तनों में जो है वो अंतर हमें दिखाई देता है। तो वो अंतर क्या क्या हमें दिखाई देता है? वो अंतर है कि पूर्वी भारत में चावल उपजाया जाता था, वहीं अगर पश्चिम भारत की बात की जाए तो यहाँ पे जौ और गेहूं उपजाया जाता था। यानी पूर्वी भारत में चावल और पश्चिमी भारत में जौ और गेहूं को जो है वो अपनाया जाता था। वहीं अगर लिखने की कला की बात की जाए, ये लोग लिखना जानते थे या नहीं जानते थे, तो ताम्र पाषाण युग के लोग लिखने की कला जो है वो नहीं जानते थे। यानी ताम्र पाषाण युग के लोग जो है वो लिखने की कला को नहीं जानते थे और न ही वह नगरों में रहते थे। यानी वो नगरों में भी जो है वो नहीं रहते थे। क्यों नहीं रहते थे? क्योंकि जो है ये कृषक संस्कृति थी, तो नगरों में जो है वो नहीं रहते थे। ताम्र पाषाण युग के लोग प्रायः पक्की ईंटों से जो है वो परिचित जो है वो नहीं थे। यानी पक्की ईंटों का कॉन्सेप्ट भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है। सामान्यतः यहाँ घोड़े का भी जो है परिचय हमें देखने को नहीं मिलता। यानी ना घोड़े मिलते हैं, ना पक्की ईंटें मिलती है, ना ही लिखने की कला का विकास हमें ताम्र पाषाण काल में देखने को मिलता है। यानी ये सारी चीजें अगर हमें नेक्स्ट चैप्टर में दिखाई देंगी, पक्की ईंटें, लिखने की कला वगैरह जो है हमें हड़प्पा सभ्यता में दिखाई देंगी। घोड़े वगैरह जो है वैदिक पीरियड में हमें दिखाई देंगे कि घोड़े वगैरह, आर्यों का आगमन वगैरह होता है तो घोड़े वगैरह जो है यही हमें जो है वो दिखाई देंगे। तो इस तरह चैप्टर समाप्त होता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।